नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, लखनऊ से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन में हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को निर्देश दिए हैं। संक्रमण कम, रिकवरी बेहतर हो रही है। टेस्ट ट्रेस ट्रीट को प्रभावी ढंग से लागू करना है। मुख्यमंत्री ने टीम 9 को ये निर्देश उन्होंने दिया है। गाइडलाइंस पालन बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 2,66,226 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। सीएससी, पीएससी पर भी एंटीजन टेस्ट बढ़ाए जाएं। 7 जिलों में 85 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड डॉक्टर्स की सेवा ली जाए। वहीं मांग आपूर्ति वितरण पारदर्शी ढंग से हो। मांग आपूर्ति वितरण पारदर्शी ढंग से हो। मुख्यमंत्री लगातार टीम 9 को निर्देश दे रहे हैं। मरीज के परिजनों के प्रति संवेदनशील रहें। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 से मीटिंग करते हुए उन्होंने ये सभी निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू की जा रही है। भारत सरकार भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। अन्य विकल्प भी तलाश करने की जरूरत है। मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था रहे। साप्ताहिक बंदी में व्यापक सैनिटाइजेशन किया जाए। गर्भवती महिलाओं, बीमारों के लिए विशेष प्रबंध हो। वहीं पुलिस लाइन में कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित हो। ये भी बातें उन्होंने कही है आज की बैठक में। तो कोरोना को हराने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और टीम 9 के साथ एक के बाद एक बैठ के चल रही है और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि हर किसी को वैक्सीन लगे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आज से इसकी शुरुआत हो गई है और शुरुआती दौर में ही वैक्सीनेशन केंद्र पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो गाइडलाइन का पालन बहुत जरूरी है कोरोना को हराने के लिए और इसके लिए टीम 9 को निर्देश दिया गया है कि आप सख्ती से पालन करवाएं। वहीं टेस्ट को लेकर, कोरोना टेस्ट को लेकर सीएससी, पीएससी पर एंटीजन टेस्ट बढ़ाए जाएं। 7 जिलों में 85 केंद्रों पर इस वक्त टीकाकरण हो रहा है। यानी 7 जिलों को सबसे पहले टारगेट गया है उन जिलों को जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज ज्यादा हैं। एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड डॉक्टर्स की भी सेवा ली जाए। ये भी कहा गया है क्योंकि इस वक्त कर्मचारियों की कमी होते जा रही है। जो कर्मचारी हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और जिस तरीके से व्यापक स्तर पर जरूरत है कार्य की, मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है टीम 9 को कि रिटायर्ड डॉक्टर्स की भी सेवा ली जाए। तो सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन के मरीजों को लेकर ये निर्देश दिए गए। आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कोई परेशानी ना हो। होम आइसोलेशन में पहुंचाई जाए दवाएं। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी पहुंचाई जाए। आइसोलेशन में रह रहे लोगों से निरंतर संपर्क में रहे अफसर। आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का फीडबैक भी लेते रहें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है, आपको बता दें कि जो होम आइसोलेशन में है, यानी जिन कोरोना के लक्षण, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने घर पर ही रहकर इलाज करा रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश दिया है कि आप लगातार उनके संपर्क में रहें। उन्हें घर पर ही मेडिसिन पहुंचाई जाए और साथ ही जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाए घर पर। होम आइसोलेशन के मरीजों को लेकर निर्देश दिए हैं। आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और ज़रूरी जो दवाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जाए। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी पहुंचाई जाए। ये भी सीएम योगी ने कहा है। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि उनका फीडबैक भी लिया जाए, उनकी स्थिति कैसी है। और एस के वाजपेयी लगातार हमारे साथ बन गए हैं। एस के वाजपेयी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री एक के बाद एक लगातार बैठकें कर रहे हैं टीम 9 के साथ। आइसोलेशन में रह रहे लोगों की भी चिंता उनको सता रही है और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अमल कितना हो रहा है? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें थी कि जो लोग बड़े पैमाने पर, क्योंकि जो डेटा है 2,55,000 से ज्यादा लोग पूरे प्रदेश भर में ऐसे हैं
जो होम आइसोलेशन में है, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चिंतित हैं। बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी कि जो होम आइसोलेशन में है उनको डॉक्टर संपर्क नहीं कर रहे हैं, उन तक जो दवाओं के पैकेट्स जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे मरीज हैं जिनकी स्थिति गंभीर होने पर जो होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उनको नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और साफ तौर पर निर्देश सभी अफसरों को जारी कर दिए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी स्थिति में जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको दवाई की कोई कमी ना हो। अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर और साथ ही साथ जिलाधिकारी की टीम ये सुनिश्चित करे कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए, और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर है उससे लगातार उनसे फोन से संपर्क बनाए रखा जाए, उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसकी लगातार फीडबैक लेते रहे और जानकारी लेते रहे कि उनकी क्या स्थिति है, आखिर कितना रिकवरी उनका हुआ है, और अगर दवाओं की जरूरत पड़ती है तो उसके भी प्रिस्क्रिप्शन लगातार बदले जाए जैसी उनकी स्थिति हो। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उन 2.5 लाख लोगों को लेकर लगातार चिंतित हैं जो कि पूरे प्रदेश भर में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी की तरफ से कई इलाकों का निरीक्षण भी किया गया और जहां से कोविड कंट्रोल रूम के जरिए मरीजों से भी उनका फीडबैक लिया गया। अब देखना यह है कि पूरे प्रदेश भर के 75 जिलों में जिलाधिकारी इसको कैसे इंप्लीमेंट कराते हैं और जो होम आइसोलेशन की शिकायतें हैं उसको किस प्रकार दूर करते हैं। जी 7 जिलों में आज वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू कर लिया गया है, यानी इस वक्त जो है आज से ये कहा गया था केंद्र की तरफ से 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो नहीं कर पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। किस तरीके से चल रहा है? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन 2 चरणों में चल रहा है। जहाँ 44 साल से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जो पहले से चल रहा था वो यथावत चलता रहेगा, जिसको लेकर लखनऊ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिया है कि वो किसी भी उसमें परेशानी में ना रहे, उनका लगातार वैक्सीनेशन चलेगा। और जो 18 साल से लेकर 44 साल तक का वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है वो राजधानी लखनऊ के शहर के करीब 12 हॉस्पिटल हैं जिसमें लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो देहात क्षेत्र के CSCs हैं वहां पर भी इसकी व्यवस्था की गई है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, जो खासतौर पर 18 से 44 साल के बीच में। उसको लेकर जो पोर्टल पर लोग पहले से रजिस्टर्ड हो गए थे उनको OTP के जरिए बुलाया जा रहा है ताकि वहां पर कोई भीड़ ना हो और आसानी से सभी का वैक्सीनेशन किया जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जाए ताकि कोरोना जैसी महामारी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस वक्त बहुत ही तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है आज 7 जिलों में उत्तर प्रदेश के। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। बत्रा अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। दिल्ली कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है। 1 घंटे 20 मिनट देर से मिली है ऑक्सीजन, यानी कि इस मामले में हाईकोर्ट में जब पिटीशन दिया गया है तो इस मामले में सुनवाई चल रही है और ये कहा गया है कि 1 घंटे 20 मिनट देर से ऑक्सीजन उन्हें उपलब्ध कराई गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि दिल्ली बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 8 डॉक्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई और फिलहाल बत्रा अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है और उसमें यह कहा गया है कि 1 घंटे 20 मिनट की देरी से ऑक्सीजन वहां पहुंचाई गई थी और जिसके कारण 8 लोगों की मौत हुई, यानी कि डॉक्टर समेत 8 लोगों की मौत हुई जो लोग वहां पर इलाज करा रहे थे। तो ऑक्सीजन के कारण कई जगहों पर लोगों ने दम तोड़े हैं और दिल्ली में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों ने दम तोड़ दिया। और फिलहाल बत्रा हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण डॉक्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है। वहीं वैक्सीनेशन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। दिल्ली में 3 मई से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के कार्य होंगे। 4,50,000 वैक्सीन आ गई है और 3 मई से इसकी शुरुआत होगी और बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल भी ये बात कही थी कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा और इसलिए आप किसी भी सेंटर पर जाकर भीड़ न लगाएं। हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन 4.5 लाख वैक्सीन फिलहाल अरविंद केजरीवाल यानी सरकार को दिल्ली को वैक्सीन मिल गई है। 4,50,000 वैक्सीन
आ गई है और केजरीवाल ने ये बात कही है कि 3 मई से व्यापक पैमाने पर वैक्सीन लगाई जाएगी। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के, जो भी सुन रहा है ये और जिसके हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन दीजिए। हमारे राधा स्वामी में हम लोगों ने 5000 बेड की तैयारी की हुई है, वहाँ केवल 150 बेड फंक्शनल है, ऑक्सीजन नहीं है। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिला के 1300 बेड की तैयारी की हुई है, ऑक्सीजन नहीं है। हमने बुराड़ी के अंदर 2500 बेड की तैयारी की हुई है। अगर आज हमें ऑक्सीजन मिल जाए तो 9000 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड्स, 9000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स दिल्ली में 24 घंटे में तैयार हो जाएंगे। ऑक्सीजन ही नहीं है। अब दिल्ली अपनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, हम किसके पास जाएं, हम किससे ऑक्सीजन मांगें। ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर बार बार ये कह रहे थे कि जो भी डिसीजन मेकर हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो इस बात को सुनिए कि दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। 24 घंटे के भीतर लगभग 9000 बेड जो तैयार हो जाएंगे, जो हमने बना के रखे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो कोरोना को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है तो बेड की भी कमी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे में हमारी कोशिश है कि रोज़ाना आपको किस तरीके से सावधान रहना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। ऐसे में किसी न किसी सेलिब्रिटी या फिर डॉक्टर्स की हम राय लें। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के IMA ब्लड बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर संजय उप्रेती। आइए इनसे हम जानते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय कारगर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार जी नमस्कार, आप बताइए। डॉक्टर साहब, चूंकि कोरोना को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तराखंड की स्थिति भी उसी तरीके की है जिससे बाकी राज्यों की है, देश की है। क्या सबसे कारगर उपाय होना चाहिए? कारगर उपाय तो इस समय तो सबसे बड़ी चीज तो वही है कि टेस्टिंग हो, आइसोलेशन हो, ये सब चीजें। दूसरा हमें तो लॉकडाउन की भी जरूरत हो रही है कि समय काफी तेजी से फैल रहा है। बेड की कमी हो रही है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आज भी बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में केसेस आया जिसमें एक डॉक्टर की भी डेथ हो गई सुना। तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, अभी तो पीक नहीं आया है, पीक आने में टाइम लगेगा। तो अब तो इस समय रोकथाम करनी चाहिए, थोड़े लॉकडाउन की सोचना चाहिए। जी, यानी पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्शियल लॉकडाउन करेंगे आप तो बीच में तो 5-6 घंटे सब लोग मिल ही लेते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता। इधर इट शुड बी फुल लॉकडाउन और या तो ना ही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, चूंकि जिस तरीके से जो रफ्तार है कोरोना मरीजों की, वो रफ्तार कम नहीं हो रही है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी, कहने के बाद भी जो रफ्तार है, यानी कि संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और अब इसके लिए एक ही विकल्प है कि लॉकडाउन हो जाए। मैंने बताया कि कहते हैं पार्शियल लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होता, या तो फुल लॉकडाउन हो या ना हो। बीच के करने से कुछ नहीं होता। बाकी आप 5-6 घंटे करते हैं, बाकी टाइम आप मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, आप अपना शॉप्स तो अधिकतर खुली हैं। तो ये सब चीजों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्किंग प्लेस अधिकतर खुले हुए हैं सबके। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा मेडिसिन की बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो लोग इलाजरत हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिली है या फिर अस्पताल में भी है, एहतियात के तौर पर क्या क्या करना चाहिए?
इसमें प्रिकॉशन तो जो घर पे है तो अधिकतर तो देखिए माइल्ड केसेस ही होंगे, करीब करीब 80% लोग तो माइल्ड ही रहेंगे, या तो उनको एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, कोई सिम्टम नहीं आ रहा होगा, या फिर माइल्ड हल्का खांसी जुकाम हो रखा होगा या हल्का बुखार हो रखा होगा। जी अधिकतर लोग तो ऐसे ही रहेंगे, तो उनको तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आइसोलेशन में रह के अपना जो गवर्नमेंट की तरफ से किट मिलती है आइवरमेक्टिन और ये विटामिन सी, विटामिन बी, जिंक, ये सब चीजें लेते रहे। पैरासिटामोल, अगर बुखार आ रहा था पैरासिटामोल लेना, तो इस तरह की चीजों से पानी लेते रहे, डिहाइड्रेशन ना होने दें। हल्का फुल्का अगर योगाभ्यास या कुछ हल्की एक्सरसाइज, अगर कोई दिक्कत नहीं है तब तो वो कर सकते हैं। आपको अंदर अंदर अकेले रहने में थोड़ा सा वो भी होगा फील, तो पॉजिटिव भी रहना जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी चीज एक ये भी है कि पॉजिटिव रहना आइसोलेशन में, क्योंकि आप अकेले रह रहे होंगे इसके अंदर। जी अगर मॉडरेट हो जाता है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है या आपके ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे हो रहा है, तो आप तुरंत गवर्नमेंट या जहाँ पे भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद उसका एडमिशन की भी ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, ये जो मौसम है, अभी का जो मौसम है, इसमें हर साल ये भी होता है कि सीजनल बुखार होता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, और नॉर्मली ये भी बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं। तो क्या इसे कोरोना ही मान लिया जाए अभी इस वक्त? नहीं, कोरोना जरूरी नहीं है कोरोना हो, लेकिन इस समय जो है कि जो सबसे इन्फेक्शियस डिजीज और डेडली डिजीज है वो इस समय कोरोना ही चल रही है, तो आपको सोच के तो चलना पड़ेगा। तो बेटर है कि टेस्ट करा लें उसका। तो टेस्ट में भी 100% नहीं आता है, इसमें आता है करीब करीब 70% के आसपास इसकी वो रहती है सेंसिटिविटी। तो हो सकता है 20-30% लोग फिर मिस हो जाए उसमें से, जो पॉजिटिव होंगे एक्चुअली कोरोना के भी। जी तो बेटर वही है कि इसमें आप उसको कोरोना सोच के चलिए उसे, ये मत सोचिए कि क्या होता है तो नॉर्मल बुखार होगा, क्योंकि उसका टेस्ट आप कर नहीं रहे हैं, ना कोरोना का ना उसका, तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो जी बेटर उसे कोरोना लेके चलिए उसे। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, चूंकि आप डायरेक्टर हैं ब्लड बैंक के, आईएमए के, इसमें ब्लड का कोई रोल होता है? ब्लड की कमी हो सकती है कभी इस बीमारी में और उसे देना पड़े? ये सांस की बीमारी है मेनली, लेकिन इसमें हम लोगों का एक ट्रीटमेंट होता है, जी प्लाज्मा डोनेशन। जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट होते हैं वो अपना प्लाज्मा, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी होती है अधिकतर लोगों में, तो वो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जो कि ये एंटीबॉडी, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, बीमार हो गए हैं ये कोरोना से, तो उनके अंदर कोरोना से लड़ने की ताकत नहीं है, तो वो एंटीबॉडीज थ्रू प्लाज्मा पहुंच जाती है। तो ये एक ट्रीटमेंट का मॉडलिटी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसको जब आपकी बीमारी बीच की है, जिस समय की आपको इन्फेक्शन मॉडरेट है, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उसी के आसपास ही चढ़ा दिया जाए तभी काम होता है। बहुत सीवियर हो जाए तब ये काम नहीं होता। जी वो किन परिस्थितियों में होता है? ये होता है जैसे कि किसी को मतलब जैसे सांस फूलने की बीमारी हो गई, उस समय मतलब ऑक्सीजन की चढ़ रहा है, अभी आईसीयू वेंटिलेटर में नहीं पहुंचे हैं, जी तो पहले 7-8 दिन तक अगर आप चढ़ा पाए उसे, तो उस कंडीशन में ये हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद अगर एक बार लंग इंजरी हो गई अच्छी तरह, तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाती है, तो वो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ये प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज है उसका काम वायरस को मारना है, ना कि आपकी इंजरी जो हो गई है लंग में उसको ठीक करना, वो ठीक नहीं होती है। तो बेटर ये है कि जो आपकी रेमडेसिविर भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, ये सब शुरू की स्टेज में काम कर सकती हैं मॉडरेट कंडीशन में। ये जब बिल्कुल लेट हो गया तब इनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया। जी डॉक्टर साहब, एक बात जो बार बार लोगों से हम लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि कोरोना की रफ्तार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दरअसल आप बताएं कि मास्क नहीं लगाने से या भीड़ भाड़ में जाने से लोग किस तरीके से इफेक्टेड हो रहे हैं, और वो जो वायरस है वो कैसे लोगों को अंदर तक घातक करता है और कोरोना से लोगों की जान तक चली जा रही है। विस्तार से आप बताएं ताकि लोग इस बात को समझें। मैं सर एक मिनट, ये आवाज सुन नहीं पाया, जरा एक बार दोबारा बोल देंगे? हेलो जी आवाज़ आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। जी हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं, चूँकि हम लोग बहुत बार अपील करते हैं, दिन भर अपील करते हैं, लोगों को कहते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। देश भर में 4 लाख के पार हो गए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की जो रफ्तार है, और ये इसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसमें कड़ी है वो ये कि वायरस फैल रहा है, यानी लोग भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि एहतियात के तौर पर जो सावधानियां हैं, जो प्रोटोकॉल है वो नहीं पालन कर पा रहे हैं। आप बताएं कि ये कितना खतरनाक है,
ये किस तरीके से वायरस आपके अंदर प्रवेश करता है और किस तरीके से हानि करता है और लोग जानलेवा हो जाता है? हाँ, इसमें सबसे कॉमन रूट है ये सांस के थ्रू ही है। हवा में रह सकता है। अभी तो पहले शुरू की स्टडीज में नहीं आया था कि हवा में रहता है, लेकिन अभी पिछली कुछ स्टडीज में आया है कि ये मेनली हवा से फैलता है। या तो आपके जैसे छींकने छानने से जो निकलेगा उसमें से वायरस के पार्टिकल्स निकलते हैं उसके थ्रू, या हवा में भी जैसे एसी बंद कमरा है, कोई एसी वेसी चल रहा है तो कई लोगों को हो सकता है, तो एक दूसरे को फैल सकता है। तो सबसे बड़ा तो वही है। सरफेस का भी है लेकिन सरफेस का कम है। तो सबसे ज्यादा यही मास्क अगर आपने लगा रखा है, दोनों ने लगा रखा है मास्क, तो बहुत कम चांस हो जाएंगे कि आपका क्या बोलते हैं वायरस पार्टिकल्स उनके दूसरे में जा पाए या दूसरे का अपने आप है। तो दोनों को मास्क लगाना जरूरी है। ये नहीं कि एक ने लगा लिया और एक ने नहीं लगाया। तो मास्क जरूरी है। दूसरा इसमें यही है कि अगर ऐसी जगह काम करते हैं जैसे हम लोगों का हॉस्पिटल बेस्ड होता है तो डबल मास्किंग ज़्यादा जरूरी है कि डबल मास्किंग करना, दो मास्क लगा के। अगर सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं, N95 लगा रहे हैं तो ठीक है। और सबसे बड़ा आपने कहा ही हाथ हर समय धोते रहे बीच बीच में। हाथ सैनिटाइजर लगाने से अच्छा है कि हाथ धोइए, क्योंकि सैनिटाइजर में भी केमिकल ही होता है, अल्कोहल और दूसरे केमिकल भी मिले रहते हैं। तो सबसे बढ़िया हाथ बीच बीच में धोते रहिए। अगर जहाँ पे जिस बाहर जा रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा पानी तो वहाँ पे सैनिटाइजर ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है डिस्टेंसिंग और ये क्या कहते हैं मास्क। ये तो सबसे जरूरी, पूरे उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही दो चीजें हैं, डिस्टेंसिंग एंड मास्क। डिस्टेंस और मास्क बहुत जरूरी है लोगों के लिए, और ये सबसे जरूरी पूरे इसको रोकने को यही है। जी, अब सबसे महत्वपूर्ण ये है आप लॉकडाउन रोकना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि उसमें कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। फिर ये ना हो कि मतलब 10 लोगों ने लगा रखा है, 20 लोगों ने नहीं लगा रखा है, तो कोई फायदा नहीं है फिर उसका। यही तो सारी प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब। जी डॉक्टर साहब, अब दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट वो ये कि शुरुआती दौर में अगर आपको बुखार है या फिर अगर आपको लगता है ऐसे कि हम कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो एहतियात के तौर पर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या बरतना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए पहले? एहतियात में तो मैंने ये बताया ना कि इसमें अगर पहले तो टेस्टिंग अगर हो गई आपकी तो सबसे पहले तो आइसोलेशन में चले जाइए तुरंत। जी, आप अपनी फैमिली को भी फैला सकते हैं, हो सकता हो भी गया उन्हें, लेकिन जितना टाइम आप साथ रहेंगे फैमिली में बाकी सदस्यों को भी करेंगे। बाहर निकलना तो बिल्कुल बंद। एक कमरे में चले जाइए, अगर आपके घर में इतना है कि एक कमरा आपके लिए अलग से दिया जा सकता है और बाथरूम भी उसके साथ अटैच्ड हो, तो आप आइसोलेशन में चले जाइए, पॉजिटिव रहिए। अपनी दवाइयों का जो किट है वो पहले से रखे रहिए उसमें। अगर ऑक्सीमीटर आपके पास अवेलेबल है तो ऑक्सीमीटर से बीच बीच में ऑक्सीजन चेक कर लीजिए 5-6 घंटे में एक बार, या शुरू में तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑक्सीजन अगर 94 तक देख लीजिए, 94 तक आ रही है तो कोई बात नहीं है। वैसे तो 98-99 नॉर्मल होती है, लेकिन 94 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 94 से नीचे अगर होनी शुरू हो गई तब आप कंसल्ट करिए डॉक्टर से। तो एक मोबाइल अपना बिल्कुल तैयार, चार्जिंग हर समय रहनी चाहिए आपकी। जी, ये सब चीजें अंदर देखना पड़ेगा आपको। फिर साथ में आपको जूसेस और ये डिहाइड्रेशन आपका नहीं होना चाहिए। जी, अच्छी डाइट लीजिए। तो ये सब चीजें कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें कि 10 दिन तक 14 दिन तक आपको अंदर रहना पड़ेगा आइसोलेशन में। बट अदरवाइज मतलब आप 90% लोग तो ऐसे ही ठीक हो गए बिना कुछ करे। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई है। अगर आप एहतियात के तौर पर सावधान रहते हैं और इसे सावधानीपूर्वक इसे अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आप कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।